उसके लिए विमुक्ति परीक्षण कराया जाता है, गोल मेंडल डेंसिटोमीटर। हो गया, लिख सकता गंगा अप्लाई बच्ची जहां भी है वही वाला। हो गया होगा शायद। आगे लकड़ी के नीचे ये पूरा लिखा, ये वाला जो बना है ट्रायंगल, इसका नाम है बंदरपुंछ ग्लेशियर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपुंछ ग्लेशियर, वहीं से निकली है यमुना। हो गया सबका? चलिए अब इसको ध्यान से सुनिए। अब लिखना सभी लोग बंद कर दीजिए। अब इसको ध्यान से एकदम से सुनिए, दिमाग लगा के थोड़ा, ऐसे बैठना कि एकदम चीजें सुनाई दें। देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अपवाह तंत्र की, और किसका अपवाह तंत्र अगर इसकी बात करेंगे तो गंगा का अपवाह तंत्र। अब देखेंगे गंगा, इसका नाम तो बाद में पड़ता है, पहले गंगा को अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो पहली बात तो ये आप लोग समझे कि जो ऊपर का जितना भी ये एरिया है, ये सारा का सारा हिमालय पर्वत के पास वाला एरिया है, और ये सब एरिया जो पड़ता है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ आएगा? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। इस सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है अलकनंदा। ये जो नदी यहाँ से आपको दिखाई देती है, ये वाली, इसका नाम है अलकनंदा। ठीक, अब देखिए ये जो अलकनंदा है, इस अलकनंदा में कई सारी नदियां आकर के मिलती हैं और कई सारे प्रयागों का निर्माण करती हैं। दूसरी बात, जब कोई एक छोटी नदी इस बड़ी नदी में आकर के मिलेगी तो इसकी जल धारण की क्षमता जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। देखिए सबसे पहले अलकनंदा में एक नदी इधर से आकर के मिलती है, उस नदी का नाम है धौलीगंगा। मिलती किसमें है? अलकनंदा में। एक प्रयाग का निर्माण करती है और उस प्रयाग का नाम क्या है? विष्णुप्रयाग। फिर यह नदी इतनी जल धारण क्षमता होने के पश्चात दक्षिण की ओर बढ़ती है और पुनः इसमें एक नदी आकर के मिलती है, उस नदी का नाम है नंदाकिनी। जब यह नंदाकिनी नदी इस अलकनंदा में मिलेगी तो जल धारण की क्षमता और इसकी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ में यहाँ पर दूसरे प्रयाग का निर्माण होता है, उस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग।
फिर इधर से हिमालय से उत्तरकाशी जिले से एक और नदी निकलती है, इसका नाम पिंडर या पिंडार है। ये भी अलकनंदा में आकर के मिलती है और एक प्रयाग का निर्माण करती है, उसका नाम है कर्णप्रयाग। फिर एक देखेंगे इधर से एक नदी है चोराबाड़ी ताल से निकलती है, नदी का नाम है मंदाकिनी, वो भी इस अलकनंदा में आकर के मिलती है और एक प्रयाग का निर्माण करती है, रुद्रप्रयाग। फिर यहाँ से इधर से देखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, प्रारंभ में इसका नाम जाह्नवी होता है, फिर आगे बढ़ती है उत्तराखंड के निचले क्षेत्रों में, इसका नाम भागीरथी पड़ता है, लोकल का नाम इसका वहाँ भागीरथी है। इधर से एक नदी आती है जिसका नाम भिलंगना है। दोनों नदी उत्तराखंड में आपस में आकर के मिलती हैं और यहाँ पर एक बांध का निर्माण किया गया है, इसका नाम है टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है, जिसका नाम है टिहरी बांध। यहाँ से इसकी एक जलधारा जो है ये कहलाती है भागीरथी के नाम से, और ये भी आगे चल करके मिलती है अलकनंदा में और एक प्रयाग का निर्माण करती है, इसका नाम है देवप्रयाग। अब देखिए बड़ी बड़ी एग्जाम चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीएससी, इसमें से इन प्रयागों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना होता है। जैसे यहाँ पे तो क्रम से लगा है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। यूपीएससी या यूपीपीएससी में क्या होता है, इनको यहाँ पर क्रम से लगाना होता है। जैसे यहाँ पर विष्णु प्रयाग दिया, फिर देव प्रयाग दिया होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामों में यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि निम्नलिखित में से रुद्रप्रयाग का निर्माण किन दो नदियों के मिलने से हुआ है। तो रुद्रप्रयाग में देखेंगे एक तो अलकनंदा आ रही है और इधर से मंदाकिनी आ रही है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से एक प्रयाग का निर्माण हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आ गया देवप्रयाग, 5 प्रयाग हो गए। अब इसके आगे यानी कि देवप्रयाग के आगे जब ये नदी बहेगी तब इसका नाम क्या होगा, गंगा। गंगा का नाम, गंगा जो है वो देवप्रयाग के आगे से पड़ता है। पहले इस नदी का नाम हमारा क्या होता है, अलकनंदा होता है। अब देखिए देवप्रयाग के आगे जब यह नदी बहती है और बहने के पश्चात लास्ट में जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अब इसका अगर हम अपवाद क्षेत्र कहें कि किन किन यह नदी राज्यों में होकर के बहती है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा राज्य आएगा, उत्तराखंड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखेंगे उत्तर प्रदेश आ जाएगा, फिर बिहार आएगा, फिर झारखंड आएगा, पश्चिम बंगाल और इसके बाद बांग्लादेश। तो कुल कितने राज्यों में बहती इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले कौन सा राज्य, उत्तराखंड आएगा, इसके बाद उत्तर प्रदेश आएगा, बिहार आएगा, झारखंड आएगा, पश्चिम बंगाल और बाद में ये बांग्लादेश में चली जाती है। जब यह गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो वहाँ लोकल के लोग इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। जब बांग्लादेश में जाती है तो यहाँ पर इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और जाने के पश्चात यह एक पश्चिम बंगाल और भारत में एक डेल्टा का निर्माण करती है और उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सुंदरवन पड़ा। अब ये तो हो गई हमारी मुख्य नदी गंगा। अब हम इसकी बात करेंगे कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये सारी नदी इसके बाएं तरफ से आकर के मिलती है, तो बाएं तरफ की ये सारी की सारी सहायक नदियां होंगी। दूसरी चीज, ये सारी की सारी इसमें हिमालय से नदियां निकलती हैं, तो इसमें वर्ष भर जल लगता है। मात्र एक नदी इसमें गोमती को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी नदियां हिमालय पर्वत से प्रवाहित होती हैं। नदियों में अगर बात की जाए तो पहली हमारी कौन सी नदी है, रामगंगा है, जो कि फर्रुखाबाद के आगे कन्नौज के पास में गंगा से मिलती है। ध्यान रखना कि कोई भी नदी जो है वो शहर में आकर के नहीं मिलती है, या तो शहर के पहले होगी या तो शहर के बाद में आकर के मिलेगी। तो पहली नदी इसकी कौन सी है, रामगंगा, दूसरी है गोमती, फिर शारदा, कर्णाली, राप्ती, और तीनों को एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम यहाँ पर पड़ता है घाघरा। यहाँ पर इसे घाघरा के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम चेंज करके सरयू कर दिया है वर्तमान में। ठीक, आगे एक नदी है जिसका नाम गंडक है, बूढ़ी गंगा में मिलती है, बूढ़ी गंडक है। इसके बाद सोन मिलती है और महानंदा गंगा में मिलने वाली अंतिम नदी है। ठीक, ये सारी नदियां गंगा की बाएं तरफ से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं। अब इधर से देखेंगे तो इसकी एक सबसे लंबी अगर पूछा जाए कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो हमारी कौन सी होगी, यमुना। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी के बंदरपुंछ नामक ग्लेशियर से निकलती है
और निकलने के पश्चात या इलाहाबाद के पश्चात गंगा में मिल जाती है। यह इसकी सहायक नदी है। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश में पड़ती है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। फिर देखेंगे यमुना की अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? एक बेतवा है और एक केल है। फिर इसकी दूसरी सहायक नदी देखेंगे, यहाँ पर विंध्याचल की पहाड़ियां पड़ती हैं। तो विंध्याचल की पहाड़ियों में दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम है सोन और दूसरे का नाम है रिहंद। दोनों यानी कि रिहंद पर एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था। रिहंद जल विद्युत परियोजना यह सोनभद्र में स्थित है। ठीक, तो रिहंद जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर है। कहाँ पर है? सोनभद्र में। इसके आगे देखेंगे, यहाँ पर हमारा पड़ता है हजारीबाग का पठार, रांची का पठार। मेनली यहाँ पर पड़ता है झारखंड का पठार। झारखंड के पठार में दो पठार हैं, एक को हजारीबाग का पठार कहा गया, दूसरे को रांची का पठार कहा गया। यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है दामोदर नदी। इस नदी को वर्तमान से यह नदी सबसे प्रदूषित है। पहली विशेषता इसकी यह है कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर। दूसरी, इस दामोदर नदी को जैविक मृत घोषित किया गया है। इसका मुख्य रीजन यह है कि हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, यहाँ पर कोयला जो है अधिक मात्रा में निकाला जाता है। कोयला है, लोहा है, इसकी खाने यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में। तो क्या यह नदी इन सारे प्रदूषणों के कारण इस नदी का जो जल है अधिक मात्रा में प्रदूषित है। लगातार नदी का जल बह नहीं पाता है, इसीलिए सबसे अधिक जो प्रदूषित नदी भारत की है वो वर्तमान में दामोदर नदी है। ठीक, अब देखेंगे ये तो बात हो गई हमारी नदी की और मेरी नदियों की। अब इसके पास में जो शहर स्थित है इनकी कोई कोई विशेषता होगी, इनके बारे में चर्चा करें थोड़ी। तो देखिए शहरों की अगर बात करें तो मेन जो हमारी गंगा है इसके किनारे किनारे कौन से शहर स्थित है? तो पहला हमारा शहर कौन सा है? ऋषिकेश। इसके बाद हरिद्वार, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, गाजीपुर, वाराणसी, पटना, बक्सर, भागलपुर, साहिबगंज। ठीक, अब इनकी विशेषता देखिए। ऋषिकेश वो स्थान है, पहली बात तो ये यहाँ तक जो गंगा है वो पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती रहती है। यहाँ तक गंगा पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती रहती है। और ऋषिकेश की विशेषता ये है कि ऋषिकेश में बहुत बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक इंडस्ट्रियां लगी हुई है। ऋषिकेश की एक विशेषता है, यहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक इंडस्ट्रियां लगी हुई है। ऋषिकेश के बाद अगला हमारा शहर पड़ता है हरिद्वार। हरिद्वार वो स्थान है जहां पर गंगा सबसे पहले मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार में गंगा सबसे पहले मैदानी भागों में प्रवेश करती है। और हरिद्वार की विशेषता यह है, यहाँ पर भेड़ का कारखाना लगा है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का कारखाना हरिद्वार में लगा है। दूसरी चीज, इस हरिद्वार वो स्थान है जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला भारत में 4 जगह पर लगता है, एक हरिद्वार में गंगा के किनारे, दूसरा उज्जैन में क्षिप्रा के किनारे, तीसरा नासिक में गोदावरी के किनारे, और जो चौथा हमारा है, एक तो हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया, हरिद्वार एक हो गया, दूसरा उज्जैन, क्षिप्रा और तीसरा नासिक हो गया, और चौथा इलाहाबाद में लगता है संगम के किनारे, ये इलाहाबाद। ठीक, तो 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। अर्ध कुंभ प्रत्येक 6 वर्ष के पश्चात लगता है और महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात लगता है। तो हरिद्वार क्या है? वो स्थान है जहां पर गंगा सबसे पहले मैदानी भागों में प्रवेश करती है। दूसरा, हरिद्वार में भेड़ का कारखाना है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल का। फिर आते हैं अगला शहर हमारा फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद की अगर विशेषता की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से फर्रुखाबाद में आलू का उत्पादन सबसे अधिक होता है। दूसरी चीज, ये फर्रुखाबाद वो स्थान है जहां पर छपाई के फार्मा का कारखाना जो है वो सबसे अधिक फर्रुखाबाद में पाया जाता है। इसके बाद अगला शहर देखते हैं तो कन्नौज है। कन्नौज को हम लोग इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। फिर अगला शहर देखेंगे तो पड़ता है कानपुर। कानपुर की विशेषता यह है कि गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर